हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सारणिकों के गुणधर्मों पर आधारित एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम 7 पढ़ चुके हैं, जो कि पहली प्रश्नमाला है। अब यहाँ पर ये दूसरी प्रश्नमाला के एग्जाम्पल हैं जो गुणधर्मों पर आधारित हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, सारणिक का मान बिना विस्तार के ज्ञात करना है। इसका विस्तार नहीं करना है आपको, सारणिक का विस्तार नहीं करना है, और इसका अर्थ ये हुआ गुण धर्मों के अंतर्गत इसका मान ज्ञात करेंगे। ऐसे जितने भी अधिकतर जितने भी क्वेश्चन हैं, ऐसे अधिकांश क्वेश्चन 99% जितने भी क्वेश्चन हैं अधिकतर या अधिकांश है, उन अगर बिना विस्तार के मान ज्ञात करना हो उनका मान 0 ही आएगा। हम इस बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे बिना विस्तार के, इनका मान 0 ही आएगा। ठीक है, तो बहुत से कम एग्जाम्पल हैं जिसमें सारणी का मान 0 नहीं आएगा। बिना विस्तार के अगर मान पूछा है तो इसका अर्थ ये है कि इसका मान 0 ही आएगा। देखिए कैसे, इस प्रकार से तो इसका मान ज्ञात करते हैं हम। यहाँ पर थोड़ा सा सारणी को ध्यान से देखें आप। सारणी को ध्यान से देखने से ये पता लगता है कि ये देखिए स्तंभ C1, ये C2, ये C3, ये पहला स्तंभ। इसमें देखिए संख्यात्मक मान जो है थोड़े से बड़े हैं, 49, 39, 10 इन संख्याओं से काफी बड़े हैं। 1 से काफी बड़ा है, 6 से काफी बड़ा है। तो इस संख्या को हम छोटा बना सकते हैं इनकी सहायता से। तो सबसे पहले 49 और 6 में देखिए आपके क्या संबंध हो सकता है। तो देखो ये 6 का अगर गुणज यानी 6 का इसमें भाग गया तो 8 6 48, ठीक है, 6 48, 8 से गुणा करते हैं 6 को, 48 इसके पास में पहुंचता है और 1 जोड़ते हैं तो 49 होता है। तो इसका 8 गुणज अगर इसमें जोड़ दें तो 49 बनेगा। तो 8 6 48, 1 49, इसको 8 से गुणा करो, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 32 में 7 जोड़ते हैं 39 होते हैं। ठीक है, तो इसका 8 गुणज जोड़े आप, इसका 8 गुणज 8, इसका 8 गुणज क्या हो जाएगा 8, और 8 में 2 जोड़े 10 बन जाएगा। तो इसका 8 गुणज यानी C3 का 8 गुणज, ये C3 है, इसका 8 गुणा, अगर 8 गुणा C3 या 8 C3, इसको 8 से गुणा करके, ठीक है, और इसमें से हम घटा दें। ठीक है, जैसे 8 से गुणा करो 48 में से 49 में से इसका 8 गुणा घटाएंगे, 49 में से 48 घटाएंगे, कितना आएगा 1। तो इसमें 2 प्रकार से आप संक्रिया लगा सकते हो कि C1 को हम परिवर्तित करेंगे किसकी सहायता से, इस C3 की सहायता से। तो C1 परिवर्तित होगा C1 में, C1 परिवर्तित होगा C1 में कितना 8 C3 अगर घटा दें हम, इसका 8 गुणज इसमें से घटा दें तो क्या बन जाएगा आपका C2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, C2 प्राप्त होगा। तो देखो मैंने संक्रिया लिखी है, संक्रिया C1 के स्थान पर C1 माइनस 8 C3, ये C1 जो है, ये C1 जो है इस C1 माइनस 8 C3 में परिवर्तित हो रहा है। अर्थात C1 में से 8 यानी C3 का 8 गुणज घटा दें तो ये हमें C1 के स्थान पर लिखना है। तो देखो इसका 8 गुणज लिखेंगे, 8 6 48, 48 49 में से 48 घटाएंगे 1, ये C1 परिवर्तित हो रहा है, C1 को चेंज कर रहे हैं, केवल C1 को चेंज कर रहे हैं। किससे, इस प्रकार से कि C1 में से इस C3 का 8 गुणज घटाते हैं तो 8 6 48 और 49 में से घटाएंगे 1 आ जाएगा। इसको 8 से गुणा करो, 8 चौक 32, 32 39 में से 32 घटाओ 7, 39 में से 32 घटाएंगे 7। फिर इसका 8 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8, 8 10 में से घटाएंगे 2। तो इस प्रकार से हमने इसको 8 से गुणा किया है, इस स्तंभ को 8 से गुणा किया है, C1 में से घटाया है, C3 को 8 से गुणा करके C1 में से घटाया है, 48 49 में से गए 1, और इसको 8 से गुणा करेंगे 32, 4 को 8 से गुणा करेंगे 32, 39 में से घटाएंगे 7, और 8 को इससे 1 से गुणा करेंगे 8, और 10 में से घटाएंगे 2। तो ये आपका C1 परिवर्तित हुआ, केवल C1 को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये किस गुणधर्म से है, गुणधर्म नंबर 6 से है।
कि किसी भी स्तंभ में अन्य स्तंभ का कोई गुणज जोड़े या घटाए। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं, 8 से गुणा करके घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारणी का मान अपरिवर्तित होता है। तो ये सारणी का मान केवल C1 चेंज कर रहे हैं, तो C1 परिवर्तित हुआ, C2 वैसे के वैसे लिखेंगे आप, C2 चेंज नहीं हो रहा, C2 1 7 2 ऐसे कैसे लिखेंगे 1 7 2। C3 को चेंज नहीं कर रहे हैं हम, 6 4 1 6 4 1। इन दोनों स्तंभों को पहले दूसरे और तीसरे स्तंभ को ऐसे कैसे लिखेंगे, केवल C1 चेंज कर रहे हैं हम। और C1 किस प्रकार चेंज हो रहा है, C1 जो है इस संख्या में परिवर्तित हुआ। C1 तीर का निशान लगा रहे हैं कि C1 जो है वो चेंज हुआ है C1 - 8 C3 में, ठीक है। तो C1 को केवल परिवर्तित किया है कि C1 में से इसका 8 गुणज घटाया गया है, ठीक है। तो ये हुआ आपका 1 7 2 1 7 2। ये दूसरा स्तंभ ऐसे कैसे, तीसरा स्तंभ ऐसे कैसे। अब देखिए प्रथम दो स्तंभ समान है, C1 और C3 समान हो गए, C1 बराबर C2 हुआ। गुणधर्म 3 से दो स्तंभ समान होते हैं या समसम होते हैं, तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस सारणी का मान क्या हुआ, 0। तो हमने बिना विस्तार के इस सारणी का मान ज्ञात कर लिया, इस सारणी का मान 0 आएगा। अब अगर आप विस्तार से करोगे तब भी 0 आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर देखिए 9, एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, इस सारणी का मान बिना विस्तार के ज्ञात करना है। ये प्रश्न है, सारणी का मान बिना विस्तार के ज्ञात कीजिए। तो सेम प्रश्न है ये, एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल नंबर 9। बिना विस्तार के मान ज्ञात किए, 0 आ गए, इसका भी मान 0 ही आएगा बिना विस्तार के। अधिकतर लेके वाली अधिकांश प्रश्न जो हैं बिना विस्तार के अगर मान ज्ञात करना है, समझ जाना कि इसका मान 0 ही आने वाला है, ठीक है। अधिकांश प्रश्न बोल रहा हूँ, बहुत कम प्रश्न ऐसे हैं जिसमें सारणी का मान 0 नहीं आता है। अधिकांशतः मैं कह रहा हूँ 0 आता है, सभी प्रश्नों के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो देखिए इसका मान देखिए कैसे 0 आएगा। कोई भी प्रश्न हो, ठीक है, ऐसे बाएं से दाएं जोड़कर देखें या ऊपर से नीचे जोड़कर देखें, कोई अवयव समान बन रहे हैं तो इस प्रकार अगर समान बनते हैं तो योग कर लेना चाहिए। जैसे देखो b + c में a जोड़ दें हम तो a + b + c बन जाएगा, इसमें b जोड़ दें तो a + b + c बन जाएगा, इस a + b में c जोड़ दें तो a + b + c बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का योग है, तो C3 में इस C2 का योग कर दें हम, C3 में C2 का योग कर दें और C3 को बदल दें यार। तो C3 को चेंज करने पर तो C3 हम बदलेंगे किससे, C2 से। तो C3 को चेंज कर रहे हैं, केवल C3 को चेंज कर रहे हैं और चेंज भी किस प्रकार से कि C2 का एक गुणज, इसको 1 गुणा C2 कह सकते हैं आप। तो C2 का 1 गुणज C3 में जोड़ रहे हैं, अर्थात इन दोनों स्तंभों का योग कर रहे हैं हम। तो पहला स्तंभ ऐसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखो केवल कौन चेंज हो रहा है, C3 चेंज हो रहा है, C3 चेंज हो रहा है तो C3 ही परिवर्तित होगा। बाकी पहला स्तंभ ऐसे कैसे लिख दो 1 1 1। दूसरा स्तंभ है ABC, तीसरा स्तंभ क्या कर रहे हैं, इसमें इसका योग कर रहे हैं। तो A में B + C जोड़ा हमने, A + B + C, ये C + A में B जोड़ेंगे, C + A में B जोड़ेंगे तो क्या बनेगा A + B + C। A + B में C जोड़ेंगे तो A + B + C, A + B + C। अब देखिए तीसरे स्तंभ में A + B + C, A + B + C, A + B + C, ठीक है। ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, इसलिए हम इस A + B + C को बाहर लेंगे गुणधर्म 4 की सहायता से कि किसी स्तंभ को K से गुणा किया जाए तो सारणी का मान K गुणा हो जाता है। मैंने कहा था इसको व्युत्क्रम रूप में काम में लेंगे हम कि कॉमन लेंगे हम, किसी सारणिक में कोई स्तंभ किसी K से गुणा है तो K बाहर लिया जा सकता है, कोई पंक्ति अगर K से गुणा है तो उस K को हम बाहर ले सकते हैं। तो A + B + C, A + B + C, A + B + C, इसमें क्या है उभयनिष्ठ है, इसको हम बाहर ले लेंगे। तो पहला स्तंभ ऐसे कैसे लिख दो, दूसरा स्तंभ ऐसे कैसे लिख दिया ABC। तीसरे स्तंभ से A + B + C बाहर लिया तो A + B + C का भाग रहेंगे 1
यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 1, तो ये 1 1 1 बन गया। अब देखिए पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ समान हुआ। पहला स्तंभ C1 बराबर C3, इसलिए सारणी का मान क्या हुआ 0, इस सारणी का मान 0, ये a प्लस बी प्लस सी गुणा 0 तो इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से सारणी का मान 0 प्राप्त हुआ। बिना विस्तार के मान अगर ज्ञात करना हो अधिकांश प्रश्न 0 ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 10वां है, सारणी का मान बिना विस्तार के ज्ञात करना है। फिर से बिना विस्तार के ज्ञात करना है, सारणी का मान आएगा 0। तो एग्जाम्पल नंबर देखिए 10वां, कैसे करते हैं। मैंने अभी अभी कहा था आपको कि इस प्रकार जोड़कर या ऐसे जोड़कर देखें समान संख्याएं बनती है या नहीं बनती है। इन सभी संख्याओं को योग करेंगे हम, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, इनका योग करने पर, ठीक है, योग करने पर क्या आएगा 0, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी 0। इसी तरह इनका योग करने पर m माइनस n प्लस n माइनस p प्लस p, इसका योग करने पर 0, तो ये माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड एक्स और माइनस एक्स, ये 0। इस प्रकार योग करते हैं, ऊपर की संख्या में नीचे की संख्या का योग करते हैं। आपको मैंने बताया था, नोट लिखवाया था कि ऊपर और नीचे अगर संख्याओं का गुणज जोड़े या घटाएं तो संक्रिया लगती है पंक्तियों की। तो पंक्ति इस R1 में ये R2 और R3 इसका योग करेंगे हम, तो संक्रिया लगाएंगे हम, संक्रिया R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ऐसे योग करते हैं हम। इस प्रकार योग करते हैं तो संक्रिया लगती है पंक्तियों पर। तो R1 चेंज करेंगे हम, इसका योग करेंगे R1, ये पंक्ति, इस पंक्ति में ये पहली पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति के अवयव जोड़ने हैं। तो देखो इन तीनों का योग क्या हुआ 0, इसका योग 0। ये पहली पंक्ति चेंज कर रहे हैं हम, दूसरी पंक्ति चेंज नहीं कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति ऐसे कैसे लिख दो, b माइनस सी n माइनस पी वाई माइनस जे, दूसरी पंक्ति ऐसे कैसे लिख दो। और तीसरी पंक्ति भी चेंज नहीं करते हैं, तीसरी पंक्ति ऐसे कैसे लिख दो, p माइनस m जेड माइनस एक्स। केवल R1 चेंज कर रहे हैं हम, R1 के स्थान पर लिख रहे हैं, तो R1 में चेंज कर रहे हैं क्या, इन तीनों का योग क्या हुआ 0, इन तीनों का योग क्या हुआ 0। ठीक है, डायरेक्ट लिखें आप ऐसे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस, ऐसे नहीं लिखे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इनका योग देखो, ये a माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, क्या शेष बचा 0 0, तो इन तीनों का योग हुआ 0। इसी प्रकार इन तीनों का योग 0, इन तीनों का योग 0, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3 इनका योग ऐसे योग करते हैं तो संक्रिया लगेगी R की, यानी कि रो की पंक्तियों की। तो R1 के स्थान पर तो R1 चेंज किया हमने, R2 को ऐसे ऐसे लिखा हमने और R3 को भी इसी प्रकार लिखा। तो देखो सभी प्रथम पंक्ति के सभी अवयव 0 हैं, इसलिए सारणी का मान हुआ 0। गुणधर्म 8 से, ठीक है। और अगर आपको गुणधर्म याद न हो तो आप लिखें प्रथम पंक्ति के सभी अवयव 0 हैं, इसलिए सारणी का मान 0 होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 11, ये सत्यापित करना है इस सारणी का मान 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ये सारणी का मान ये है, ये हम सत्यापित करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार देखें, थोड़ा सा नोट करेंगे आप, 1 1 1 इस प्रकार स्तंभ में 1 1 आता है तो किसी एक 1 की सहायता से अन्य 2 1 को 0 बना सकते हैं। या तो इस 1 की सहायता से ये इसको और इसको 0 बनाओ, या इन दोनों को 0 बनाए इस 1 की सहायता से, ठीक है। तो और पंक्तियों में 1 1 आता है, 2 1 को 0 बना दो आप, 2 1 को 0 और 1 को रखेंगे हम,
तो किसी दो को शून्य बनाइए, हमें क्या सिद्ध करना है, गुणनखंड x माइनस वाई लाना है। तो x माइनस वाई कैसे आएगा, इस x में से y घटाएंगे हम, ठीक है, और y माइनस जेड क्या आएगा, इसमें से इसको घटाने पर आएगा। तो r ऐसे संक्रिया लगाते ही r के संक्रिया, तो ये r1 में है, ये r2 में है, तो r1 माइनस r2 संक्रिया लगाएंगे तो x माइनस वाई रहेगा, और r2 माइनस r3 लगाएंगे तो y माइनस जेड प्राप्त हो जाएगा। तो संक्रिया लगाएंगे हम r1 के स्थान पर r1 माइनस r2, ठीक है, संक्रिया ये लगाएंगे हम r1 के स्थान पर r1 माइनस r2 और r2 के स्थान पर r2 माइनस r3। इसमें से इसको घटा दें, r1 में से r2 घटाएं तो x माइनस वाई प्राप्त होगा। ये r1 के स्थान पे लगा दें और इसके स्थान पर r2 के स्थान पे y में से z घटाएं, y माइनस जेड आ जाएगा। तो r1 चेंज कर रहे हैं हम, r2 चेंज कर रहे हैं हम, r3 चेंज नहीं हो रहा है। ये r3 ऐसे कैसे लिख दो, 1z जो परिवर्तित नहीं कर रहे हैं उसको वैसे के वैसे लिखना है। r1 और r2 ही चेंज हो रही है, r3 को चेंज नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, r3 की सहायता से। तो ये देखो इसमें से इसको घटाएंगे, r1 ये r1 पंक्ति है और ये r2 है। r1 में से r2 घटा रहे हैं, ये r1 के स्थान पे कर रहे हैं, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, x में से y घटाएंगे x माइनस वाई, और इसमें से इसको घटाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस 1 में से 1 घटाया 0, एक्स में से y घटाया x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर में से y स्क्वायर घटाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब r2 के स्थान पर क्या कर रहे हैं हम, r2 माइनस r3, तो r2 माइनस r3, तो r2 माइनस r3 से 1 में से 1 घटाएंगे 0, y में से z घटाएंगे y माइनस जेड, और इसमें से इसको घटाएंगे y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो देखिए इसमें x माइनस वाई, इसमें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके गुणनखंड x माइनस वाई और x प्लस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप इस प्रकार लिख सकते हो, x माइनस वाई गुणा x प्लस वाई। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या कॉमन है, x माइनस वाई कॉमन है। तो इस पंक्ति में x माइनस वाई का भाग जा रहा है, इसमें x माइनस वाई का भाग जा रहा है, इसमें जीरो में सभी संख्या का भाग जाता है, x माइनस वाई का भाग जीरो आ जाएगा, तो x माइनस वाई कॉमन होगा। इसमें इस पंक्ति में x माइनस वाई कॉमन। इसी तरह इसमें y माइनस जेड, इसमें इसके गुणनखंड y माइनस जेड और y प्लस जेड, तो इसमें y माइनस जेड कॉमन लेंगे हम। तो प्रथम पंक्ति से तो x माइनस वाई कॉमन लिया हमने, प्रथम पंक्ति से x माइनस वाई और दूसरी पंक्ति से y माइनस जेड, ये हमने कॉमन लिया हमने। तो इसमें x माइनस वाई का भाग लगाएंगे, x माइनस वाई कॉमन लिया, जीरो में भाग लगाएं 0, इसमें x माइनस वाई का भाग लगाओ 1, और इसमें x माइनस वाई का भाग लगाएंगे, क्या बचेगा x प्लस वाई, क्योंकि इसके गुणनखंड x माइनस वाई और x प्लस वाई, x माइनस वाई बाहर आ गया, बचेगा x प्लस वाई। सेम इसी प्रकार से इसमें कॉमन लिया हमने y माइनस जेड, तो इसमें 0, y माइनस जेड का भाग लगाओ 0, इसमें y माइनस जेड का भाग लगाएंगे 1, और इसमें y माइनस जेड का भाग लगाएंगे तो बचेगा y प्लस जेड, ये y प्लस जेड शेष बच गया। और तीसरा स्तंभ ऐसे कैसे लिख दो, तीसरा स्तंभ इसी प्रकार आप लिख सकते हो। तो हमने ये क्या लगाई संख्या, इसमें से प्रथम में से r1 और r2 से क्रमशः x माइनस वाई व y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर कॉमन लिया हमने r1 और r2 से, क्रमशः r1 से तो x माइनस वाई को उभयनिष्ठ लिया, r2 से हमने y माइनस जेड को उभयनिष्ठ लिया। अब ये x माइनस वाई और y माइनस जेड उभयनिष्ठ आ गए। अब देखिए प्रथम स्तंभ से विस्तार करेंगे हम, क्योंकि प्रथम स्तंभ में 2 शून्य हो गए, इससे विस्तार कर लो तो 1 इंटू
0 गुणा इसका सेकंड 0, 0 गुणा इसका सेकंड 0, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 इंटू इसकी पंक्ति छोड़ें, ये तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दें, तो ये बचेगा आपका 1x प्लस वाई 1 और y प्लस जेड। 1 गुणा ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दिया, तो 1x प्लस वाई 1y प्लस जेड बच गया, तो 1 से गुणा हुआ। ये किससे प्रसार हुआ, ये किससे, पहले स्तंभ से विस्तार किया गया। अब इसको सरल कर लो, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये तो ऐसे कैसे लिख दो, और इन दोनों का गुणा y प्लस जेड माइनस एक का y प्लस जेड से गुणा y प्लस जेड, एक का x प्लस वाई से गुणा x प्लस वाई, तो ये माइनस 20 में लगाएंगे माइनस चिन्ह, तो माइनस का x और माइनस का y, ये माइनस का y और ये प्लस का y कैंसिल, क्या बचेगा z माइनस x, तो ये सत्यापित हुआ x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और ये y और ये y माइनस ये प्लस का y ये माइनस का y आएगा, माइनस से गुणा करेंगे कैंसिल z माइनस x, तो ये z माइनस x प्राप्त हुआ, ये हुआ आपका राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से ये आपका हल हो गया, प्रश्नों एग्जाम्पल हल हुआ। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 ये सारणिक दिया गया है b प्लस सी प्लस a प्लस b q प्लस r प्लस p प्लस q y प्लस z प्लस x प्लस y इक्वल टू, ये सारणिक के बराबर सिद्ध करना बिना विस्तार के, ये सारणिक सिद्ध करना है। तो बिना विस्तार के मतलब गुणधर्मों का प्रयोग करके इस सारणिक का मान ये प्राप्त करना है, ठीक है, सत्यापित करना है। बिना विस्तार के मान नहीं निकालना, बिना विस्तार के मान निकालना होता है तो इसके मान लगभग शून्य ही पहुंच पाएंगे। ये इसको इसके बराबर सिद्ध करना, इस सारणी को इस 2 गुणा इस सारणी के बराबर सत्यापित करना। तो देखो कैसे हम हल कर सकते हैं, ठीक है। हमें 2 इंटू चाहिए, तो 2 कॉमन आना चाहिए। तो देखिए 2 कॉमन कैसे आएगा, अगर इन दोनों का मैं योग कर दूं तो ये आ जाएगा 2c, c और c कितना हो जाएगा 2c, और a प्लस b, और a प्लस b अगर घटा दो तो क्या बचेगा 2c बचेगा, 2 इंटू c शेष बचेगा। तो यहाँ पर c1 के स्थान पर c1 प्लस c2 माइनस c3, ये संक्रिया अगर हम लगा दें तो देखो क्या आता है, 2 इंटू हमें, ठीक है। इसी तरह देखिए इसमें से इन दोनों का योग करेंगे सेम, तो Q 2R आएगा और P और Q का योग होगा, ये P और Q अगर घटा दें तो केवल 2R बचेगा। इसी तरह ये x प्लस y, ये x प्लस y, इसको घटा दें तो शेष बचेगा z प्लस z 2z। तो यहाँ पर हम संक्रिया लगाएंगे C1 के स्थान पर, इसके स्थान पर केवल C1 के स्थान पे, C1 को परिवर्तित कर रहे हैं हम, C2 को परिवर्तित नहीं करते हैं, और C3 तो C2 ऐसे कैसे लिख दो, C प्लस a R प्लस p Z प्लस x, a प्लस b p प्लस q x प्लस y। किसको चेंज नहीं कर रहे हो उसको वैसे के वैसे लिख दो पहले। तो C1 चेंज कर रहे हैं हम केवल, C2 को ऐसे कैसे लिख दिया, C3 को ऐसे कैसे लिख दिया। अब C1 कैसे परिवर्तित हो रहा है, इन दोनों का योग करो, a प्लस b और c कितना हुआ 2c, इसमें से ये घटाना है, अंतर करना है, a प्लस b का अंतर करेंगे, a कैंसिल, b का अंतर b कैंसिल, c और c कितना बचेगा 2c, तो यहाँ बचेगा 2c। डायरेक्ट लिखें, यहाँ क्या शेष बचा, संक्रिया लगाने पर क्या शेष बचा वो लिखना है डायरेक्ट आपको। तो इन दोनों के योग में से ये घटाने पर a प्लस b तो कैंसिल हो जाएगा, c और c 2c बचेगा। इसी तरह p प्लस q, ये घटाएंगे हम, तो p और q को घटा दें तो क्या बचेगा 2r, तो ये 2r शेष बच गया। इसी तरह ये y और x कैंसिल हो जाएगा, घटाने पर x प्लस y, ठीक है। c3 हम स्तंभ घटा दें तो z प्लस z कितना हो जाएगा 2z, ठीक है। दाएं से बाएं संख्याएं जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणज कोई करते हैं, स्तंभों की संक्रिया लगती है। ऊपर नीचे कोई योग करते हैं या अंतर करते हैं, ऊपर या नीचे की संख्याओं का योग करते हैं तो पंक्तियों की संक्रिया लगती है, ठीक है, ध्यान रखिए आप। तो ये हुआ 2c 2r और 2z, ठीक है।
तो प्रथम स्तंभ से 2 कॉमन, तो 2 उभयनिष्ठ ले लो, ये आएगा सी आर जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, और ये हुआ ए प्लस बी और पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ध्यान दें, c प्लस ए में से अगर मैं c घटा दूं तो क्या बचेगा a, r प्लस p में से r घटा दें तो p शेष बचेगा, z प्लस x में से z घटा दें तो x शेष बचेगा। ठीक है, हमें अलग अलग लाना है, a p x b, यानी a b c को अलग करना है, c को अलग करना है, b को अलग करना है, c को अलग करना है, r को अलग करना है, p को अलग करना है, z x y को अलग करना है। तो हम इसमें से C2, ये C2 स्तंभ है और ये C1 में है, तो C2 में से C1 घटा दें, संक्रिया हम अब लगाएंगे C2 के स्थान पर, इसको चेंज करेंगे और इसको घटा दें तो क्या बचेगा, A बचेगा, यहाँ से R कैंसिल, P बचेगा, ये Z कैंसिल, X बचेगा। तो ये संक्रिया हम लगा देते हैं। अब C2 के स्थान पर C2 माइनस C1C, C2 में से C1 घटाएंगे तो क्या चेंज कर रहे हैं, C2 को चेंज कर रहे हैं, C1 और C3 चेंज नहीं हो रहा, तो C1 ऐसे कैसे लिखो, CR J, ये C1 को ऐसे कैसे आप लिख दो। अब C2 में से ये घटा रहे हैं हम, C2 में से C1, ये C2 के स्थान पर कर रहे हैं हम, तो C2 में से C1 घटाओ, ये A बचेगा, R प्लस P में से R घटाएंगे P, Z प्लस X में से Z घटाएंगे X, और ये हुआ आपका तीसरा स्तंभ ऐसे कैसे, A प्लस बी, P प्लस क्यू और X प्लस वाई। तीसरा स्तंभ ऐसे कैसे लिख दिया हमने, संक्रिया C2 के स्थान पर C2 माइनस C1 से। अब फिर से देखें, A प्लस बी में से A घटा दें तो B शेष बचेगा, P प्लस क्यू में से P घटा दें Q बचेगा, X प्लस वाई में से X घटा दें तो Y शेष बचेगा। तो ये है C3 और ये है C2, तो C3 में से C2 घटाएंगे, ये किसके स्थान पर लगाएंगे, C3 के स्थान पर, तो संक्रिया, तो C3 के स्थान पर C3 को चेंज करेंगे, इसमें से इसको हटा रहे हैं, तो ये पहला दूसरा स्तंभ ऐसे कैसे लिख दो, CRJ और APX। अब हम इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये बचेगा B, P प्लस Q में से P घटाएंगे Q, X प्लस Y में से X घटाएंगे Y, ये शेष बच गया आपका। तो ये संक्रिया हुई आपकी कौन सी, C3 के स्थान पर C3 माइनस C2 से, C3 में से C2 का अंतर किया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका A B Q Y। प्रथम दोनों स्तंभ ऐसे कैसे आप लिख सकते हो, क्योंकि केवल C3 चेंज हुआ है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, APX, ये पहले स्तंभ में आ रहा है, ये दूसरे स्तंभ में आ रहा है, तो इसको इधर चेंज करेंगे हम और इसको हम इस तरफ लाएंगे। तो सबसे पहले C1 को C2, ये C2 है, C2 स्तंभ को C1 पर और C1 स्तंभ को C2 पर चेंज करते हैं। तो दो स्तंभों को अगर हम परिवर्तित करते हैं तो सारणी का मान तो वही रहता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है, इसलिए माइनस से गुणा करेंगे। ठीक है, इसका चिन्ह बदलेगा, तो ये APX का आ जाएगा, प्रथम स्तंभ पर आ जाएगा, और CRJ क्या आएगा, द्वितीय स्तंभ पर, तो क्या आएगा, माइनस चिन्ह। ठीक है, इस पर C1 को C2 और C2 को C1 में परिवर्तित करने पर, दो स्तंभों को परिवर्तित करते हैं तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित होता है, तो ये प्लस का, तो ये हुआ माइनस का, 2 गुणा APX। ठीक है, ये APX दूसरे स्तंभ में था, प्रथम स्तंभ में आ गया, और CRJ प्रथम स्तंभ में था, दूसरे स्तंभ में आ गया। ये BQY तीसरा स्तंभ ऐसे कैसे लिखा, क्योंकि केवल C1 और C2 को चेंज करते हैं। अब देखिए, ये BQY दूसरे स्तंभ में आना चाहिए, जबकि हमारे पास है तीसरे स्तंभ में, तो इसको हम लाएंगे दूसरे स्तंभ में, और CRJ तीसरे स्तंभ में आना चाहिए, ये दूसरे स्तंभ में है, तो इसको भी चेंज करेंगे। तो अब फिर से सारणी का चिन्ह फिर से बदलेगा, तो माइनस माइनस कर देगा प्लस, ये हुआ APX। अब प्रथम स्तंभ ऐसे लिखेंगे, सेकंड स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ जो है वो दूसरा स्तंभ बन जाएगा, तीसरा स्तंभ दूसरा स्तंभ और दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ हुआ CRZ। ये संक्रिया
हमने लगा दी C2 के स्थान पर C3 और C3 के स्थान पे C2। इस संक्रिया से दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ CR दे दूंगा और तीसरा स्तंभ जो BQY था वो हमने सेकंड स्तंभ बना दिया। तो दूसरा और तीसरा स्तंभ आपस में चेंज करने पर सारणी का चिन्ह फिर से बदल जाएगा। तो पहले प्लस था, ये दो स्तंभों को चेंज किया है तो ये माइनस हुआ। अब इन दो स्तंभों को चेंज किया है, C2 को C3, C3 को C2, तो फिर से माइनस माइनस का हुआ प्लस। तो ये आपका राइट हैंड साइड सत्यापन हुआ। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल हुए आपके बाद। अब हम कल आगे और